देखिए अभी हम आपको पठित गद्यांश के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको पूरा पूरा पठित गद्यांश कैसे लिखा जाता है वह समझ में आ जाएगा। और पता है यह 2 ठो पूछा जाता है हर एक साल, और 2 ठो पूछने का मतलब 10 दूनी 20 नंबर का पूछा जाना। आपका जो एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम में, वहां पर कुल 100 नंबर का होता है, और 100 नंबर में यदि चर्चा करें तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से रहता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव से रहता है। और सोचिए ना, हैरत की बात है, 50 सब्जेक्टिव में आपका 20 नंबर यह गद्यांश ही रहता है, 20 नंबर का। इसलिए इसको बढ़िया से देख करके क्लियर करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप थोड़ा सा भी चूक किए तो फिर 20 नंबर से हाथ धोना पड़ जाएगा। और आप सोचिए, एक किताब से कुछ अंक प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत किएगा, और यदि गद्यांश यदि आप गलत कर देते हैं तो आपका 20 नंबर छूट जाएगा, और यह नंबर उठाना बहुत ही इजी है। इसलिए इसको बढ़िया समझने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो देखिए हम आपको बहुत अच्छा तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। तो हम यह नहीं कहते हैं कि यही वाला पूछा ही जाएगा, लेकिन इसी टाइप का वहां पर पूछा जाता है। और यदि आप इसको समझ लिए तो आगे जो भी कुछ पूछा जाएगा, जिस भी टाइप का पूछा जाएगा, वो आपका अच्छा क्लियर हो ही जाएगा। तो देखिए जैसे कि यहां पर है, जैसे कि यहां पर है ऐसे यहां पर क्वेश्चन नंबर रहेगा। दिया हुआ है अब्दुल रहीम खान खाना। और पता है जब भी गद्यांश मिले ना, डायरेक्ट उत्तर मत लिखना शुरू कर दीजिए, पहले आराम से अच्छा से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या कहा गया है, उसके बाद प्रश्न को पढ़ करके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कुछ लोग तो यह देखते हैं कि कहां पर इस शब्द मिला, प्रश्न में शब्द क्या है और इस शब्द कहाँ मिल रहा है, बस वो इधर से लिख देता है। वहां पूछा जाता है कुछ और जवाब दे करके आ जाते हैं कुछ, इसके कारण नंबर कम आता है। लेकिन आपको सोच समझ करके जवाब देना है। देखिए अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 1553 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 1553 ईस्वी में हुआ है। इस इनकी मृत्यु सन 1625 ईस्वी में हुई। अब्दुल रहीम खान खाना की मृत्यु 1625 ईस्वी में हुई। ये अरबी फारसी संस्कृत के विद्वान थे। ये अरबी फारसी संस्कृत के विद्वान थे ही। हिंदी के विख्यात कवि थे। कहने का तात्पर्य, अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में चर्चा किया जाए तो इनका जन्म हुआ 1553 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1625 ईस्वी में। अब्दुल रहीम खान खाना अरबी फारसी संस्कृत के साथ साथ हिंदी के भी विख्यात कवि थे। हिंदी के भी विख्यात कवि थे। ये सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे। पता है ना, सम्राट अकबर अर्थात अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न का मतलब 9 ऐसे ऐसे लोग थे जो पूरा फेमस थे, और उन्हीं में से एक व्यक्ति थे यह भी अब्दुल रहीम खान खाना। और 8 जो थे उनमें से एक बीरबल भी थे। बीरबल की कहानी तो जानते ही होंगे। तो 9 रत्नों में से एक यह अब्दुल रहीम खान खाना भी थे। ये सम्राट अकबर के दरबार के 9 रत्नों में थे। उनमें हिंदी के एक अन्य प्रसिद्ध कवि गंग भी थे। 9 रत्नों में एक गंग भी थे। देखिए आगे है, रहीम कवि अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री थे। सैनिकों के पति को या सैनिकों के मालिक को एक तरह सेनापति कहा जाता है। सैनिकों का नेतृत्व जिनके पास रहते हैं उन्हें सेनापति कहते हैं। तो सोचिए यहाँ पर कहा गया है साफ साफ कि रहीम अकबर के दरबार के प्रधान सेनापति का मतलब प्रमुख सेनापति और मंत्री थे। उन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया। युद्ध में सफलता प्राप्ति के कारण अकबर ने इन्हें जागीर में बड़े बड़े सूबे दिए। जागीर का मतलब अपने क्षेत्र में बड़े बड़े क्षेत्र प्रदान कर दिए, खुश होकर के। क्यों? क्योंकि बहुत सारे युद्ध में भाग लिए थे और हर एक युद्ध अब्दुल रहीम खान खाना बहुत अच्छा से लड़े थे और इसके कारण से सफलता मिले थे। इस कारण से अकबर इनको खुश होकर के बहुत धन दौलत दिए। रहीम बड़े परोपकारी और दानी थे। परोपकारी पता है ना, जो एक दूसरे का मदद करते हैं, जो
एक दूसरे के दुख को देख करके उनको दुख से कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, दुख के समय मदद करते हैं, उसे परोपकारी कहते हैं। जो एक दूसरे को उपकार करे उसे परोपकारी कहते हैं। रहीम बड़े परोपकारी और दानी भी थे। इनके हृदय में दूसरे कवि के लिए बड़े सम्मान का भाव रहता था। दूसरे कवि के लिए कुछ लोगों को देखिएगा, यदि मान लीजिए वो गाड़ी चला रहे हैं तो अन्य जो गाड़ी चालक है उनसे नफरत करने लगते हैं। कुछ जो पढ़ाने वाले होते हैं, कुछ लोग जो पढ़ाने वाले होते हैं अन्य कुछ लोगों से वो नफरत करने लगते हैं। लेकिन रहीम देखिए कितना उदारता पूर्वक थे, कितना महान थे कि कभी भी किसी भी कवि से नफरत नहीं करते थे। इनका मानना था कि यदि हम कवि है तो वो भी कवि बने, हम आगे बढ़ रहे तो वो भी आगे बढ़े। लेकिन आप देखिएगा जिस गांव समाज में रहते हैं वह अक्सर करके जब कोई आगे बढ़ने लगते हैं तो दूसरा का पैर खींचने लगता है। अब आगे देखिए, गंग कवि के एक छप्पा पर रहीम ने उन्हें 36 लाख रुपये दिए थे। सोचिए उस वक्त में कितना दिए थे, 36 लाख। एक छप्पा यानी कि उनका एक कोई लिखा हुआ पाठ पसंद आ गया और उसके लिए 36 लाख दान दे दिए थे। जब तक रहीम के पास संपत्ति थी तब तक वह दिल खोल कर दान देते रहे। जब तक रहीम के पास धन दौलत थे तब तक दिल खोल करके धन दौलत लुटाते रहा, यानी कि दान करते रहा। रहीम के काव्य उक्तियां बड़ी मार्मिक हैं क्योंकि वे हृदय के स्वभाव रूप से निस्तृत हुई हैं। अब देखिए समझ में आ गया होगा कि इनके बारे में चर्चा की है। अब्दुल रहीम खान के बारे में पता है, यहीं से एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है या फिर 2 नंबर का भी पूछ दिया जाता है। इस पाठ के उचित शीर्षक दें। क्या इस पाठ के उचित शीर्षक दें या फिर इस गद्यांश के उचित शीर्षक दें। तो सोचे जिसके बारे में चर्चा किया है बस वही उसका शीर्षक होगा, जिसके बारे में लिखा हुआ रहेगा वही उसका शीर्षक होगा। बोले इसमें किसके बारे में आपको मिला है? अब्दुल रहीम खान के बारे में, तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना, या फिर आप यह भी कह सकते हैं अब्दुल रहीम खान की जीवनी। तो अब देखते हैं प्रश्न कैसा है। प्रश्न में है रहीम का जन्म और मृत्यु कब हुआ। देखिए कितना आसान है प्रश्न। रहीम का जन्म और मृत्यु कब हुआ, अभी तो पढ़े किए थे। रहीम का जन्म आपको सिर्फ यह नहीं लिखना है कि 1553 और फिर 1625, ऐसे नहीं लिखना है, आपको बढ़िया से लिखना है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का पूछा जाता है। तो प्रश्न है कि अब रहीम का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। आपको लिखना है रहीम का जन्म 1553 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1625 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से दीजिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। फिर देखिए, और इस इसका उत्तर भी नीचे दिए हैं, लिखा हुआ है अब्दुल रहीम खान का जन्म 1553 ईस्वी और निधन 1625 ईस्वी में हुआ था। यह हुई थी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु शब्द स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है रहीम किन विषयों के विद्वान तथा किसके प्रसिद्ध कवि थे। अभी तो बताए थे रहीम अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे और हिंदी के विख्यात कवि थे। फिर से देखिए प्रश्न क्या है, रहीम किन विषयों के विद्वान थे और किनके प्रसिद्ध कवि थे। तो आपको लिखना है क्या, रहीम अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे और हिंदी के विख्यात कवि थे। देखिए थोड़ा सा उत्तर में क्या है, रहीम अरबी, फारसी और संस्कृत के विद्वान थे तथा हिंदी के विख्यात कवि थे। इस तरह से यदि आप उत्तर लिखते हैं तो आपका नंबर नहीं कटेगा। हाँ, लेकिन जब भी यह पूछा जाए पहले एक बार पर जरूर लीजिएगा बढ़िया से। आगे देखिए है रहीम बड़े परोपकारी और दानी थे। कैसे? सोचिए कैसे कहते हैं कि परोपकारी और दानी थे। तो आपको लिखना है यह कभी भी किसी से नफरत नहीं करते थे और जब तक इनके पास धन रहा तब तक दिल खोल करके दान करते रहा। और इतना ही नहीं, गंग कवि के छप्पाए पर इन्होंने कितने लाख दान दे दिए थे। कितने लाख था? 36 लाख। कितना? 36 लाख। अब देखिए उत्तर में क्या है,
रहीम बड़े परोपकारी और दानी थे। इनके हृदय में दूसरे के लिए बड़े सम्मान का भाव रहता था, ना कि कभी नफरत नहीं करते थे किसी कवि से। गंग कवि के एक छपाई पर रहीम ने उन्हें 36 लाख रुपए दे दिए थे। जब तक उनके पास संपत्ति थी तब तक वे दिल खोलकर दान देते रहे। अब आगे देखिए, आगे है किनकी काव्य उक्तियों मार्मिक है और क्यों। अभी तो पढ़े थे कि रहीम की काव्य युक्तियां बहुत ही मार्मिक है। देखिए, रहीम की काव्य युक्तियां बड़ी मार्मिक हैं। क्यों? क्योंकि वे हृदय से स्वाभाविक रूप से निस्तृत हुई है। बस यही बातें आपको लिख देना है, जैसे कि लिखा हुआ है, रहीम की काव्य उक्तियां बड़ी मार्मिक है क्योंकि वे हृदय से स्वाभाविक रूप से निस्तृत हुई है। फिर आगे है, आखिरी में है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दे। तो इसमें किसके बारे में चर्चा किए हैं? रहीम के बारे में। किसके बारे में चर्चा किया गया है? रहीम के बारे में। तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना या कवि रहीम। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे सीख लिए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करे वह आप तक जल्दी से पहुंच सके।